हेलो एवरीवन। चलिए लेसन नंबर 20 स्टार्ट करते हैं EBCL के अंदर। बट दिस एक्ट इज ऑल टुगेदर नॉट न्यू टू यू। ठीक है, ये एक्ट सबने पढ़ा है। अब चाहे CS फाउंडेशन के बच्चे हों, चाहे CS ईट के बच्चे हों, सबने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हुआ है। यस, हाँ, वो बात अलग है, कोर्स में था, आपने ना पढ़ा हो, दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर। बट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अगेन एग्जीक्यूटिव में भी आपके कोर्स में है, और आपको ये भी पता है इस चैप्टर के बारे में कि दिस इज अ वेरी वेरी बिग एक्ट। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक्ट है, बहुत सारी चीजें इसमें हैं, और इस चैप्टर में मुझे आपका थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए होगा, क्योंकि मैं इसमें अगर एक एक लाइन और एक एक वर्ड पढ़ाऊंगी तो ऑब्वियसली आपका अटेम्प्ट पार निकल जाएगा, ये चैप्टर खत्म नहीं हो पाएगा। बिकॉज अगर फर्स्ट इंस्टेंस में इस चैप्टर की बात समझी जाए तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सब कुछ कवर्ड। And I simply don't understand when this chapter was already given in the foundation as well as CS level, then there was no use of giving this chapter again in the executive level. But institute के दिमाग में क्या चल रहा है ये तो इंस्टीट्यूट ही समझे। हमारे लिए तो फिलहाल एक चैप्टर है, एक कोर्स में एक कंटेंट है, और ऐसा भी नहीं है कि इसका क्वेश्चन नहीं आता, आता है, एक आधा क्वेश्चन इसका आता है वही पार्ट C के अंदर। ठीक है, तो हम लोग करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एंड आई इवन सपोज कि आपने अगर पढ़ा भी होगा तो आप भूल गए होंगे, आपको आता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बट कहीं ना कहीं प्रोविजंस आपसे स्किप हो गए होंगे, मिस हो गए होंगे। तो हम लोग बहुत क्विकली इसके सारे प्रोविजंस करेंगे और इस तरह से पढ़ेंगे कि आपको ये पूरा एक्ट याद आ जाए। अगर हम एग्जाम की बात करते हैं तो वो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं, बुक में भी आपके जो केस स्टडी एग्जाम्पल्स हैं उन्हीं में से ही क्वेश्चन आ जाता है। अगर आप पास्ट ईयर्स देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि दे आर मोस्टली आस्किंग दोस केस स्टडी बेस्ड स्मॉल एग्जाम्पल्स, राइट। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये सब तो ऑब्वियसली नहीं पढ़ना है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया। सबसे पहले देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट, मार्क करते चलिएगा। कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स, दो चीजें होती हैं, एक होता है अग्रीमेंट और एक है ऑब्लिगेशन। देखिए बेसिकली अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अग्रीमेंट का मतलब जब दो लोगों के बीच में एक ऑफर होता है, एक एक्सेप्टेंस होता है, जब वो ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है तो वो अग्रीमेंट बन जाता है। और अगर वो अग्रीमेंट हम लॉ से इन्फोर्स करा देते हैं तो वही अग्रीमेंट क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए लिखा हुआ है, एन अग्रीमेंट गिव्स बर्थ टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन अग्रीमेंट। ठीक है, अग्रीमेंट की बात करते हैं तो अग्रीमेंट के फीचर्स देखिए, प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन। व्हाट डू यू मीन बाय प्लूरैलिटी? प्लूरल मींस मोर देन वन। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के अग्रीमेंट तभी हो सकता है व्हेन देयर आर एटलीस्ट 2 पर्सन और उनके बीच में कॉन्सेंसस एड आइडम हो। ये शब्द याद आया, कॉन्सेंसस एड आइडम। व्हाट वाज कॉन्सेंसस एड आइडम? मीटिंग ऑफ द माइंड्स। कह रहे हैं दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट या अग्रीमेंट तभी हो सकता है व्हेन दे आर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग इन द सेम सेंस। अगर हमने आपसे कहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी आपको बेचना चाहते हैं, तो जिस प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं आप भी उसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे होने चाहिए। ठीक है, जब हम दोनों का माइंड मीट होगा तभी हमारे बीच में अग्रीमेंट होगा, और तभी वो अग्रीमेंट लॉ से इन्फोर्सेबल होगा, यानी कि वो क्या बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट। तो प्लूरैलिटी ऑफ पर्सन का मतलब देयर मस्ट बी 2 और मोर पर्सन्स। कह रहे हैं 2 या 2 से ज्यादा लोग होने चाहिए टू मेक एन अग्रीमेंट, बिकॉज one person cannot enter into an agreement with himself. Or consensus ad idem, the meeting of the mind is known as consensus ad idem. It means both the parties to an agreement must agree about the subject matter in the same thing in the same sense. Okay? इसके बाद बात करेंगे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। देखिए कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 2 पार्टीज होती हैं और दोनों पार्टी के अधिकार भी होते हैं और ऑब्लिगेशन भी। अगर हमने आपसे सपोजिटली कहा है कि हम अपनी प्रॉपर्टी 1 लाख रुपए की आपको बेचना चाहते हैं, तो इसका मतलब मेरा राइट है आपसे 1 लाख रुपया लेना और मेरी ऑब्लिगेशन है आपको प्रॉपर्टी देना। सिमिलरली आपका राइट है मेरे से प्रॉपर्टी लेना और आपकी ऑब्लिगेशन है वो 1 लाख रुपया देना। तो ये कह रहे हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टी के राइट्स भी होते हैं और दोनों पार्टी की ऑब्लिगेशन भी। जैसे देखिए इन्होंने एक एग्जाम्पल लिखा है, ए अग्रीज विद बी टू सेल हिज कार फॉर ₹10,000। ए ने बी के साथ अग्रीमेंट किया कि हम 10,000 रुपए से अपनी कार तुमको बेचेंगे। ए की ऑब्लिगेशन है कार डिलीवर करना, बी का राइट है कार रिसीव करना। बी की ऑब्लिगेशन है 10 लाख देना, और देखो यहाँ 10,000 से 10 लाख कर दिया इन्होंने, कुछ भी कर लो। And A has a right to receive 10 lakh. That means in a contract, both the parties have right as well as obligation.
मार्क करिए अग्रीमेंट विच आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। देखिए हमने आपको बताया था कि अग्रीमेंट दो तरीके के होते हैं। अगर हम इसको ऐसे बनाएं तो अग्रीमेंट जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, ठीक है, इनफोर्सेबल बाय लॉ या नॉट इनफोर्सेबल। जो इनफोर्सेबल बाय लॉ होते हैं वो ही कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो इस रिलेशनशिप से हमको ये समझ में आया कि सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट तो होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो। इसका मतलब कुछ अग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, विच आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, वो कौन से अग्रीमेंट हैं जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट आता है अग्रीमेंट रिलेटिंग टू सोशल मैटर्स। ये अग्रीमेंट तो है, फॉर एग्जाम्पल हमने आपके साथ एक अग्रीमेंट किया कि अगर आप अच्छे नंबर ले आए तो हम आपको पिज्जा पार्टी पे लेके चलेंगे, ठीक है। आप अच्छे नंबर ले आए लेकिन हम आपको पिज्जा पार्टी पे लेके नहीं गए, बताइए आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये सोशल मैटर था, सोशल अग्रीमेंट था, हमारे बीच में कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं था। तो ये अग्रीमेंट तो था हमारे बीच में, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सेकेंड, डोमेस्टिक अरेंजमेंट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। कह रहे हस्बैंड और वाइफ के बीच में अग्रीमेंट तो हो सकता है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं माना जाएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की। देखिए एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बताया सारे कॉन्ट्रैक्ट अग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे अग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट हो, राइट। एंड अग्रीमेंट में अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स मिल जाते हैं तो ही वो अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं। सबसे पहला है ऑफर और प्रपोजल बाय वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस ऑन द अदर। कह रहे हैं किसी भी अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि एक ऑफर हो और एक एक्सेप्टेंस हो। जो पर्सन ऑफर देता है वो ऑफरर होता है और जो ऑफर एक्सेप्ट करता है वो ऑफरी होता है। सेकेंड, उनके बीच में लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन होना चाहिए। अग्रीमेंट शुड बी सपोर्टेड बाय अ लॉफुल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन लॉफुल होनी चाहिए। हमने कहा आप अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दो और बदले में हम सी का मर्डर कर देंगे आपके लिए, ठीक है, ये नहीं हो सकता। अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होनी चाहिए। द पार्टीज आर लीगली केपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में, अभी ये सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते, जैसे माइनर है, अनसाउंड माइंड है, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ है, दे आर नॉट केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कह रहे पार्टीज की जेन्युइन कंसेंट होना जरूरी है। ऑब्जेक्ट इन कंसिडरेशन शुड नॉट बी अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ए और बी ने मिलकर अग्रीमेंट किया कि हम लोग बैंक लूटेंगे, बताइए ये अग्रीमेंट वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, बिकॉज दिस इज अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। कह रहे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स सर्टेन होने चाहिए, डेफिनेट होने चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि इम्पॉसिबल है। अब इन्हीं एसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ऑफर एंड प्रपोजल। देखो क्या होता है, कह रहे हैं व्हाट इज एन ऑफर और प्रपोजल। अ प्रपोजल इज आल्सो टर्म्ड एज एन ऑफर। आप उसको ऑफर कहें या प्रपोजल कहें। कह रहे हैं एन ऑफर इज अ प्रपोजल बाय वन पर्सन वेयर बाय ही एक्सप्रेसेस हिज विलिंगनेस टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन इन रिटर्न फॉर अ प्रॉमिस। यानी अगर हम आपके सामने कोई ऑफर रख रहे हैं इस इंटेंशन के साथ कि आप अपनी असेंट हमको दे दें, इसका मतलब हमने आपके सामने क्या रखा है, ऑफर। जो पर्सन ऑफर देता है उसको हम लोग प्रपोजर या ऑफरर बोलते हैं, और जिसको ऑफर दिया गया है हम उसको बोलते हैं ऑफरिंग, ठीक है। मेरे हिसाब से आपको सब कुछ समझ आता जा रहा होगा, कोई डाउट एज सच तो अराइज नहीं होना चाहिए। स्टिल अगर आपको किसी पॉइंट पे लगे कि मैम नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमसे सेपरेटली पूछ लीजिएगा, ओके। अब कह रहे हो ऑफर के कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स होते हैं, रूल्स होते हैं। कह रहे हैं ऑफर क्लियर होना चाहिए, डेफिनेट होना चाहिए, वेग नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में लिखा है अ प्रॉमिस टू पे एन इंक्रीज्ड प्राइस फॉर अ हॉर्स इफ इट प्रूव्स लकी। हमने आपसे एक घोड़ा खरीदा और हमने आपसे कहा कि अगर ये घोड़ा मेरे लिए लकी हो जाएगा तो हम तुमको ज्यादा पैसे दे देंगे। ये एक ऑफर नहीं है, क्योंकि इसमें सर्टेनिटी नहीं है, कंसिडरेशन का अमाउंट ही डिसाइड नहीं है। ज्यादा पैसे का मतलब क्या हुआ, ठीक है। दूसरी चीज इसमें अनसर्टेनिटी इस बात पे भी है कि घोड़ा लकी होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर नहीं है, डेफिनेट नहीं है, उनको हम लोग ऑफर नहीं मानते हैं। कह रहे हैं ऑफर कम्युनिकेट होना बहुत जरूरी है। हमने मन ही मन अपनी प्रॉपर्टी आपको बेच दी, बताइए ये ऑफर वैलिड होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। कह रहे हैं कम्युनिकेशन करना जरूरी है।
कह रहे हैं कम्युनिकेशन ओरल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी हो सकता है। तीन चीजें होती हैं, ओरल ऑफर हो सकता है, रिटन ऑफर हो सकता है एंड बाय इम्प्लाइड। कह रहे हैं ए ऑफर्स इज कार टू बी फॉर ₹10,000। ए ने बी से कहा कि हम अपनी कार तुमको 10,000 रुपए की बेच रहे हैं। ये एक्सप्रेस्ड है कि इम्प्लाइड है? एक्सप्रेस्ड है, क्योंकि उसने ओरली कह दिया। अब बस फ्लाइंग, जैसे आपने देखा होगा आपके शहर में तो ये बड़ा कॉमन है कि आप जा रहे थे और एक टेम्पो वाला निकला और उसने बोला बड़े चौरा बड़ा चौरा बड़ा चौरा करते करते एक टेम्पो वाला निकला, मान लीजिए, ठीक है, बड़ा चौरा जगह है, सबको पता होगा आई गेस। तो मान लीजिए एक टेम्पो वाला निकला और वो कह रहा है बड़ा चौरा और आप उस टेम्पो में जाके बैठ गए। इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपका और टेम्पो वाले का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रूट पे जा रहा है, वो बड़ा चौराहा बोल रहा है, इसका मतलब वो ऑफर दे रहा है कि वो बड़ा चौराहा आपको लेके जाएगा और आप उसके टेम्पो में बैठ गए। ये एक्सेप्टेंस है कि आप बड़ा चौराहा जाना चाहते हैं। क्या आपके और टेम्पो वाले के बीच में कोई रिटर्न अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है? तो लेकिन इस तरीके के ऑफर को हम लोग क्या कहते हैं? इम्प्लाइड ऑफर। अ बस फ्लाइंग ऑन अ डेफिनेट रूट गोज अलोंग द स्ट्रीट, this is an implied offer on the part of the owner of the bus to carry passengers at scheduled fare for the various stages. D point important मार्क कर लीजिए। दो तरीके के ऑफर होते हैं, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। इफ द ऑफर इज गिवन टू द पब्लिक एट लार्ज, मेरा डॉगी खो गया, हमने कहा जो कोई मेरा डॉगी ढूंढ के लाएगा हम उसको 500 रुपीज देंगे। बताइए जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? मैम जनरल ऑफर है, क्योंकि कोई भी एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हमने मिस्टर ए को एक ऑफर दिया कि आई वॉन्ट टू सेल माई प्रॉपर्टी टू यू, इस ऑफर को सिर्फ मिस्टर ए ही एक्सेप्ट कर सकते हैं, उनके अलावा कोई और एक्सेप्ट नहीं कर सकता। इस ऑफर को क्या कहा जाएगा? स्पेसिफिक ऑफर। वेयर एन ऑफर इज मेड टू अ स्पेसिफिक पर्सन, इट इज अ स्पेसिफिक ऑफर एंड इट कैन बी एक्सेप्टेड ओनली बाय दैट पर्सन। बट व्हेन एन ऑफर इज एड्रेस्ड टू एन अनसर्टेन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इट इज अ जनरल ऑफर। वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, इसमें केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉल कंपनी। इसी तरीके के केसेस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, ये हम लोग ऐसे एग्जाम्पल पढ़ते हुए चलेंगे ताकि आपको याद आ जाए। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक। इसमें क्या हुआ, कंपनी ने एक एडवर्टाइजमेंट ऑफर किया कि इनकी दवाई खाने के बाद, स्मोक बॉल इनकी ड्रग थी, दवाई थी, इन्होंने कहा इनकी दवाई खाने के बाद किसी को भी इन्फ्लुएंजा नहीं होगा, और अगर इनकी दवाई खाने के बाद भी किसी को इन्फ्लुएंजा हो गया तो हर उस पर्सन को ये 100 रुपीज का इनाम देंगे। बताओ ये जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर है? नाउ दिस इज अ जनरल ऑफर बिकॉज दिस ऑफर कैन बी एक्सेप्टेड बाय एनीवन। जो भी इनकी दवाई खाने के बाद जिसको भी इन्फ्लुएंजा हो जाएगा, दैट पर्सन विल गेट एन अमाउंट ऑफ ₹100, राइट? तो दिस काइंड ऑफ ऑफर इज अ जनरल ऑफर, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसी में ही एक दूसरा एग्जाम्पल आता है, ए एडवर्टाइजेस इन अ न्यूज़पेपर। ये भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, जो मार्क कराते चले उसको इंपॉर्टेंट मार्क करिएगा। ए एडवर्टाइजेस इन द न्यूज़पेपर दैट ही विल पे, जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया था कि मेरा बेटा खो गया है, पहले मेरा डॉगी खोया था, बेटा खो गया, हमने कहा मेरा बेटा खो गया है, जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा हम उसको 500 रुपीज का इनाम देंगे। बताओ जनरल ऑफर है कि स्पेसिफिक ऑफर? अगेन इट इज अ जनरल ऑफर। B, without knowing of this reward, finds A's lost son and restore him to A. In this case, since B did not know of the reward, he cannot claim it from A, even though he finds A's lost son and brings him to A. ये समझ में आया क्या हुआ? इस केस में देखिए क्या हुआ, A advertises in the newspaper. A ने न्यूज़पेपर में निकाला कि मेरा बेटा खो गया है और जो भी मेरे बेटे को ढूंढ के लाएगा हम उसको 1000 रुपए देंगे। B ने वो न्यूज़पेपर कभी पढ़ा ही नहीं, बी को उस रिवॉर्ड के बारे में पता ही नहीं था, लेकिन बी जो था उसको बेटा मिल गया और वो बेटा ढूंढ के ले आया। अब बी ने रिवॉर्ड मांगा तो बताइए उसको रिवॉर्ड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको रिवॉर्ड नहीं मिलेगा, क्योंकि एक्सेप्टेंस तो तब होगी जब ऑफर हो। जब उसको ऑफर के बारे में पता ही नहीं था तो बिना ऑफर के एक्सेप्टेंस हो ही नहीं सकती। आई नो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा मैम वो ये बताएगा थोड़ी ना कि उसको ऑफर के बारे में पता था कि नहीं पता था, ऑब्वियसली, बट देन वो बेटा वापस कर गया और उसने वो रिवॉर्ड के बारे में नहीं मांगा, कुछ नहीं कहा, इसका मतलब उसको रिवॉर्ड के बारे में पता नहीं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एक्सेप्टेंस, वो बेटे को ढूंढ के लाया, ये एक्सेप्टेंस है, लेकिन ऑफर के बारे में उसको पता नहीं था, और एक्सेप्टेंस तब तक नहीं हो सकती जब तक ऑफर ना हो। इसी का ही एक केस है हरभजन लाल वर्सेस हरचरण लाल। कह रहे हैं द सेम रूल वाज अप्लाइड इन दिस केस, अ यंग बॉय रैन अवे फ्रॉम हिज फादर्स होम। कह रहे हैं यंग बॉय था, वो अपने पिताजी के घर से भाग गया। The father issued a pamphlet offering a reward of 500 to anybody who would bring the boy home. The plaintiff saw the boy at a railway station and sent a telegram to the boy's father. It was held that the handbill was an open offer to the world. अब इसमें ही डिफरेंस क्या हुआ,
कह रहे हमने पेपर में निकाला, मेरा बेटा खो गया है, जो उसे ढूंढ के लाएगा हम 500 रुपए देंगे, और मेरे इस एडवर्टाइजमेंट को मिस्टर बी ने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद वो मेरे बेटे को अगर ढूंढ के लाए तो उनको रिवॉर्ड मिलेगा। तो सिंपल सी चीज है, अगर आपको ऑफर के बारे में नहीं पता था तो आप ऑफर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर आपको ऑफर के बारे में पता था, आप बेटा ढूंढ के लाए, देन यू आर एलिजिबल टू गेट द अवार्ड। क्लियर? ऑफर मस्ट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम, कह रहे हैं दो चीजें होती हैं, ऑफर अलग होता है और इन्विटेशन टू ऑफर अलग होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रेस्टोरेंट जाते हो और वहां पर आपको एक मेन्यू कार्ड दिया जाता है, ठीक है। वो मेन्यू कार्ड से आप चीज सेलेक्ट करके बोलते हो, या वो जो मेन्यू कार्ड आपके हाथ में आया वो ऑफर था, आपने मेन्यू कार्ड पकड़ लिया, वो एक्सेप्टेंस था, और अज्यूमिंगली सारी चीजें ऑर्डर हो गई। नो, आप मेन्यू कार्ड पकड़ते हो, मेन्यू कार्ड में से एक चीज ढूंढते हो कि आई वांट टू ऑर्डर बर्गर्स, ठीक है। अब आपने ये ऑफर दिया और उसने कहा ओके विल प्रोवाइड यू द बर्गर, दैट विल बी द एक्सेप्टेंस। तो मेन्यू कार्ड देना इज जस्ट एन इन्विटेशन टू द ऑफर, इट इज नॉट एन ऑफर। तो देखिए लिखा है एन इन्विटेशन टू ट्रीट एन ऑफर टू मेक एन ऑफर। कह रहे हैं एन ऑक्शनियर रिक्वेस्ट फॉर बिड, ये भी मार्क कर लीजिए। एक ऑक्शनियर ने, ऑक्शनियर कौन होता है? जो नीलामी करवाता है। एक ऑक्शनियर ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट निकाला कि 25 तारीख को नीलामी करेंगे, हम 25 तारीख को हमारे यहाँ नीलामी होगी और हम इंडियन आर्टिकल्स की ऑक्शनिंग करेंगे। अब ऑक्शन वाले दिन, ठीक है, आपने कहा कि आप 10,000 का वो सामान खरीदना चाहते हो, ऑक्शनियर ने कहा कि ठीक है हम 10,000 का बेचना चाहते हैं, ये ऑफर एंड एक्सेप्टेंस है। लेकिन न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट निकला कि 25 तारीख को ऑक्शन होगा, ये इन्विटेशन टू ऑफर है और इसको ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन शॉप विंडो, आप किसी शॉप में गए, वहां पर सामान लगा हुआ था, आपने सामान जैसे ही उठाया, ठीक है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया? दुकान वाला कहेगा हमने इसको पैनल पे लगा के रखा था, ये मेरा ऑफर था, आपने वो सामान अपने हाथ में ले लिया, एक्सेप्टेंस हो गया, सेल हो गई। नो, ये थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो ये कह रहे हैं अगर शॉप में सामान लगा हुआ है, या सेल्फ सर्विस स्टोर में सामान लगा हुआ है, या कैटलॉग आपको मेन्यू कार्ड वगैरह मिलता है, या ऑक्शनियर ने न्यूज़पेपर में जो एडवर्टाइजमेंट निकाला है, ये सब इन्विटेशन टू ऑफर हैं और इनको ऑफर नहीं माना जाएगा, ठीक है, फाइन। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ लैप्स ऑफ ऑफर। कह रहे ऑफर कब लैप्स हो जाएगा? कह रहे अगर ऑफर विद इन द टाइम लिमिट एक्सेप्ट नहीं हुआ, ठीक है, या जिस मोड में एक्सेप्ट करना था उस मोड में एक्सेप्ट नहीं हुआ। हमने आपको ऑफर दिया और हमने आपसे कहा अगर आपको ये ऑफर मंजूर हो तो आप हमें चिट्ठी लिख के भेजिएगा, आपने हमको चिट्ठी लिख के नहीं भेजी, आपने व्हाट्सएप कर दिया, बताइए ये ऑफर कंप्लीट माना जाएगा कि नहीं? नो, दिस विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एक्सेप्टेंस। कह रहे अगर ऑफर रिजेक्ट कर दे तो भी ऑफर लैप्स हो जाएगा। ईदर द ऑफरी और ऑफरर डाइज बिफोर एक्सेप्टेंस, कह रहे हैं एक्सेप्टेंस होने के पहले ऑफरर या ऑफरी किसी की डेथ हो गई। डेथ होने का मतलब ही यही है कि अब वो ऑफर लैप्स हो गया। द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस, कह रहे हैं एक्सेप्टेंस के पहले कोई कंडीशन पूरी करनी थी लेकिन वो कंडीशन पूरी नहीं हुई तो भी हमारा ऑफर लैप्स हो जाएगा। एंड ऑफरी मेक्स अ काउंटर ऑफर, यू रिमेंबर व्हाट वाज काउंटर ऑफर? हमने आपको ऑफर दिया, मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय बदले में आपने ऑफर दिया। हमने आपसे कहा हम अपनी बिल्डिंग आपको 1 लाख रुपए की बेचना चाहते हैं, आपने कहा हम तुम्हारी बिल्डिंग 90,000 में खरीदना चाहते हैं। अब मेरे ऑफर को एक्सेप्ट करने की बजाय आपने अपना ऑफर हमको दे दिया, तो दिस अमाउंट्स टू अ काउंटर ऑफर, और इस काउंटर ऑफर से वो जो ओरिजिनल ऑफर हमने आपको दिया था वो कैंसिल हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा, ठीक है। Shall we go with this speed? I hope you all will be. I actually don't know. At this point of time you won't be able to reply me as well. But please message me today after learning this lecture. इस lecture को पढ़ने के बाद आप मुझे एक message करके बताना that whether we are going with a okay speed in as far as Indian Contract Act is concerned. I'll be waiting for your messages. Let me see कौन मेरे साथ साथ चल रहा है और कौन साथ में लेक्चर्स देख रहा है। तो आप मेरे को एक मैसेज करके बताना कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग इस स्पीड को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज आई एम प्रिज्यूमिंग कि आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो इस चैप्टर को, तो अगर हम इस स्पीड से आपको रिवाइज कराएं तो हो जाएगा। इफ यू विल से आई गो टू मोर डिटेल्स, हम और डिटेल्स करा देंगे, बट दैट विल बी जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू, ठीक है। बट स्टिल अगर आपको लगे मेरे इस एक लेक्चर के बाद अगर आपको लगे मैम स्पीड बहुत फास्ट है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो बिल्कुल नहीं पढ़ा है, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, तो आप मेरे को बता देना। फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर आई रिड्यूस माई स्पीड, राइट? सो आई विल बी वेटिंग फॉर द मैसेजेस ऑफ यू ऑल। लेट्स सी, चलो।
रिवोकेशन ऑफ ऑफर बाय द ऑफरर, एन ऑफर में बी रिवोक्ड बाय द ऑफरर एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर हम अपने ऑफर को रिवोक मतलब कैंसिल करना चाहते हैं तो एक्सेप्टेंस के पहले कैंसिल करें। देखो हमने ऑफर दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया ये तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद अगर हम अपना ऑफर कैंसिल करेंगे तो ये रिवोकेशन नहीं होगा, ये तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो अगर हम अपना ऑफर कैंसिल करना चाहते हैं तो आपके एक्सेप्टेंस के पहले करें, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या होती है, कौन करता है एक्सेप्टेंस? ऑफरी। अ कॉन्ट्रैक्ट इमर्जेस फ्रॉम एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। एक्सेप्टेंस इज द एक्ट ऑफ असेंटिंग बाय द ऑफरी। जब ऑफरी ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है उसी को क्या कहा जाता है? एक्सेप्टेंस। और ये एक्सेप्टेंस के रूल्स हैं। कह रहे हैं एक्सेप्ट, वही देखो एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है। अगर कोई पर्टिकुलर मोड प्रिस्क्राइब्ड है तो एक्सेप्टेंस उसी मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस अनक्वालिफाइड होनी चाहिए। अनक्वालिफाइड को लिख लो विदाउट एनी चेंजेस। जो अच्छा एक बात बताओ, अगर हम आपसे कहें विदाउट चेंजेस, हमने जिन टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको ऑफर दिया है उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में आपको एक्सेप्ट करना है। अगर आपने उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशंस में एक्सेप्ट नहीं किया तो वो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस हो जाती है। और क्या आप मुझे बता सकते हो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस का दूसरा नाम क्या होता है? मैम आता तो है आंसर, लेकिन आपको बताएं कैसे? हम लोग अपने घर पे बैठे बैठे चिल्ला रहे हैं। काउंटर ऑफर, यही तो था काउंटर ऑफर। हमने आपको 1 लाख रुपए का ऑफर दिया, आपने कहीं 90,000 में खरीदेंगे, यानी आपने एक्सेप्ट तो किया लेकिन उसमें चेंजेस करके। दिस विल अमाउंट टू काउंटर ऑफर। देखो भाई अगला पॉइंट, काउंटर ऑफर और कंडीशनल ऑफर ऑपरेट्स एज द रिजेक्शन ऑफ द ओरिजिनल ऑफर। कह रहे हैं एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होना जरूरी है, ठीक है। मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट, इंपॉर्टेंट मार्क करिए इसको, मेयर साइलेंस ऑन द पार्ट ऑफ ऑफरी डज नॉट अमाउंट टू एक्सेप्टेंस। हमने आपको ऑफर दिया और आप शांत रहे, कुछ नहीं बोले, तो क्या हम आपकी खामोशी को हाँ मान लें? खामोशी को कभी हाँ ना मानना बड़ी दिक्कत हो सकती है। देखो यही कह रहे हैं, ऑर्डिनरली द ऑफरर कैन नॉट फ्रेम हिज ऑफर इन सच अ वे एज टू मेक द साइलेंस और इनएक्शन ऑफ ऑफरी एज एन एक्सेप्टेंस। इन अदर वर्ड, ऑफरर कैन प्रिस्क्राइब द मोड ऑफ एक्सेप्टेंस बट नॉट द मोड ऑफ रिजेक्शन। हमने आपसे कहा हम आपको ऑफर दे रहे हैं, अगर 1 हफ्ते तक आपने कुछ नहीं कहा तो हम हाँ मान लेंगे। ये थोड़ी होता है, मान लो 1 हफ्ते तक आपने जवाब नहीं दिया, मान लीजिए 1 हफ्ते तक कोमा ही में चले गए, तो आपने जवाब ही नहीं दिया, हम इधर हाँ मान के बैठ गए, ये नहीं हो सकता। Silence will never amount to acceptance. Okay. If the offer is one which is to be accepted by being acted upon, no communication of acceptance to the offerer is necessary. जैसे वो डॉग वाला एग्जाम्पल था, अब हमने जैसे ये कहा कि जो कोई मेरा डॉग ढूंढ के लाएगा हम उसको 1 लाख रुपए, मतलब 500 रुपए दे देंगे। 1 लाख ज्यादा हो गया ना, हम उसको 500 रुपए दे देंगे। तो आप एक्सेप्ट करने थोड़ी ना आओगे ऑफर, आप सीधे डॉग को ढूंढ के लाओगे और जब आप डॉग को ढूंढ के ले आओगे तो हम आपको पैसा पे कर देंगे। वेरी सिंपल। एंड एक्सेप्टेंस मस्ट बी गिवन विद इन अ रीजनेबल टाइम, ठीक है। जिस समय के लिए, जितने समय के लिए हमने आपको टाइम दिया है एक्सेप्ट करने का, उसी टाइम के अंदर वो ऑफर एक्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है। मैम स्टैंडिंग ऑर्डर बताइए क्या होते हैं? स्टैंडिंग ऑर्डर वो ऑफर्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्टैंडिंग रहे। जैसे हमने आपसे कहा कि मेरे यहाँ सेल लगी है 25 तारीख तक, 25 तारीख तक अगर आप हमारी दुकान से साड़ी खरीदने आएंगे तो हम आपको 25% डिस्काउंट देंगे। इसका मतलब ये ऑफर स्टैंडिंग है 25 तारीख तक। 25 तारीख तक ये ऑफर खुला हुआ है। अगर आप मेरी दुकान में 26 तारीख को आओगे तो आप एक्सेप्टेंस नहीं कर सकते क्योंकि उस दिन ऑफर खत्म हो गया है। ऐसे ऑफर को कहते हैं स्टैंडिंग ऑफर, वेयर अ पर्सन ऑफर्स टू अनदर टू सप्लाई स्पेसिफिक गुड्स अप टू अ स्टेटेड क्वांटिटी और इन एनी क्वांटिटी व्हिच मे बी रिक्वायर्ड at a certain rate during a fixed period, he makes a standing offer. इसमें ये लाइन मार्क कर लो, a standing offer or tender is of a nature of a continuing offer. तो ये वो ऑफर है जो कुछ समय के लिए अवेलेबल रहता है। टिकट्स पढ़ लीजिएगा। टिकट्स जो होती है, देखिए टिकट्स में पीछे सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं, तो अगर आप टिकट खरीद रहे हो तो ये माना जाता है कि आपने सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को कंप्लाई करके ही उस टिकट को खरीदा है। ओके, वो भी एक इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस हो गई एक तरह से। चलिए अब नेक्स्ट आते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट। आई थिंक कर लेंगे कि अगर हमने पोस्ट से भेजा है आपको तो आपको एक्सेप्टेंस भी जो भेजनी है पोस्ट से भेजनी है, ठीक है। और कब कंप्लीट होगा कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट? जब आपको रीच हो जाएगा। जैसे आज हमने पोस्ट करा है लेटर, जिस दिन वो लेटर आपको रीच हो जाएगा उस दिन मेरा ऑफर कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है।
चलिए कॉन्ट्रैक्ट बाय पोस्ट पढ़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट बाय टेलीफोन भी पढ़ लेना। हम सेकंड पे आ रहे हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कह रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट वैलिड तभी होगा व्हेन देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जैसे हमने आपको बताया था, हमने आपसे कहा अगर आपके नंबर अच्छे आ जाएंगे तो हम आपको पिज्जा पार्टी पे लेके चलेंगे। क्या हमारा कोई लीगल रिलेशन क्रिएट करने का इंटेंशन था? नो। तो ये कह रहे हैं द सेकंड एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज दैट देयर मस्ट बी एन इंटेंशन अमंग द पार्टीज दैट द अग्रीमेंट शुड बी अटैच्ड बाय लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, कि हमारे बीच में ये लीगल कॉन्ट्रैक्ट है और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ देन इन दैट केस हम आपके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, देखो एक एग्जाम्पल लिखा है, मान लीजिए आपके और आपके दोस्त ने ये डिसाइड किया कि 10 चैप्टर हैं कुल, ठीक है, 5 चैप्टर तुम प्रिपेयर कर लो, 5 चैप्टर हम प्रिपेयर कर लेते हैं। टेस्ट में हम लोग आगे पीछे बैठेंगे, जो तुम्हारे वाले क्वेश्चन हो वो हमको बता देना, जो हमारे वाले क्वेश्चन होंगे हम तुमको बता देंगे, ठीक है, फेयर इनफ। टेस्ट वाले दिन एक फ्रेंड ने धोखा दे दिया, उसने पहले तो सारे क्वेश्चन के जवाब पूछ लिए अपने दूसरे राम ने, सारे क्वेश्चन के जवाब श्याम से पूछ लिए, और जब श्याम ने पूछा तो राम ने कहा हम नहीं बताएंगे। आपको बड़ी तेज गुस्सा आ गई, आपने वहीं पेन पेपर छोड़ा और आपने सीधे चले गए कोर्ट और आपने कहा इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। बताइए क्या आप दोनों का इंटेंशन था लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का? नो। और अगर आपका लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का इंटेंशन नहीं था तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। 2 एसेंशियल एलिमेंट्स पढ़ लिए हम लोगों ने। सबसे पहला एसेंशियल एलिमेंट बताइए कौन सा था? ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, और दूसरा था इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तीसरा है कंसिडरेशन। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए कंसिडरेशन होना जरूरी है। कंसिडरेशन इज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसिडरेशन स्टेम्स फ्रॉम द पॉलिसी ऑफ एक्सटेंडिंग आर्म टू द इन्फोर्समेंट ऑफ म्यूचुअल प्रॉमिस। फॉर एग्जाम्पल देखो लिखा है, अ मेयर प्रॉमिस इज नॉट इन्फोर्सेबल। For example, if A promises to make a gift of 500 to B and subsequently changes his mind, B cannot succeed against A for the breach of performance. हमने आपसे प्रॉमिस किया कि अगर तुम अच्छे नंबर लाओगे तो हम तुमको एक BMW गिफ्ट कर देंगे। आपने पूरी मेहनत करी, पास होने के लिए नहीं, BMW के लिए पूरी मेहनत करी, और उसके बाद आप बड़े अच्छे नंबर ले आए। हमने कहा वो तो मजाक कर रहे थे, BMW थोड़ी ना देनी है हमको। यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पहली चीज ना ही हमारा लीगल रिलेशनशिप था और ना ही कोई कंसिडरेशन है। अगर कंसिडरेशन नहीं है, सिर्फ हमने प्रॉमिस किया था, क्या है प्रॉमिस, आई विल डू दिस थिंग, बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्रॉम द अदर पार्टी, इसलिए ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अब देखो कंसिडरेशन की अलग अलग डेफिनेशंस लिखी हैं, डेफिनेशंस नहीं करनी है अपने को, 2 क्लॉज पढ़ेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। कह रहे हैं कंसिडरेशन एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कंसिडरेशन किसकी मर्जी से होनी चाहिए? देखो जो ऑफर दे रहा है, कंसिडरेशन तो उसी की मर्जी से होगी ना। अगर हमने आपसे बोला है हम अपनी लैंड आपको बेचेंगे, तो कितने की बेचेंगे ये तो हम बताएंगे। सो कंसिडरेशन शुड बी एट द डिजायर ऑफ प्रॉमिसर। कह रहे हैं सेक्शन 2D begins with statement that consideration must move at the desire of the request of promisor। अगर प्रॉमिसर ने कंसिडरेशन की बात नहीं कही है तो कंसिडरेशन नहीं होगी कॉन्ट्रैक्ट में। और कंसिडरेशन को पूरा कौन कर रहा है? प्रॉमिसी भी कर सकता है और एनी अदर पर्सन भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा हम तुमको लैंड देंगे 1 लाख रुपए की, ठीक है, ये 1 लाख रुपए डिसाइड किसने किए? प्रॉमिसर ने। और बी से कहा, अब वो 1 लाख रुपए बी दे या सी दे, ठीक है, ए को मतलब है 1 लाख रुपए मिलने से। तो ये कह रहे हैं कंसिडरेशन होगी प्रॉमिसर की मर्जी पर, बट कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, कोई और पर्सन भी कंसिडरेशन दे सकता है। इसको हम लोग कहते क्या है, मार्क करिए, इंग्लिश लॉ में कंसिडरेशन मस्ट मूव फ्रॉम द प्रॉमिसी सो दैट अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू। ओके, इंग्लिश लॉ के अंदर स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन केस नहीं कर सकता, लेकिन इंडियन लॉ के अंदर कंसिडरेशन में मूव फ्रॉम प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन सो दैट अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन में मेंटेन अ सूट। मार्क कर लीजिए, इंग्लिश लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन नहीं हो सकता, इंडियन लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन हो सकता है। और स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन का एक बड़ा फेमस केस है चिनैया रमैया, कुछ बच्चों को शायद याद आ गया होगा। चिनैया रमैया केस में हुआ क्या था, एक माता जी थी, माता जी ने, देखो ऐसे समझाते हैं, ठीक है, एक माता जी थी, मदर थी,
ठीक है, और इनका एक ब्रदर था, यानी जो ब्रदर था और इनकी एक डॉटर थी। इसका मतलब जो ब्रदर था वो इस डॉटर के कौन हो गए? मामा जी। ठीक है, मदर ने अपनी डॉटर को एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी इस शर्त पे कि तुम मामा जी को जिंदगी भर 1,000 रुपए पर मंथ देती रहोगी। मदर ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी डॉटर को इस शर्त पे कि तुम मामा जी को 1,000 रुपए पर मंथ देती रहोगी। ठीक है, डॉटर ने प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर ली और मामा जी को 1,000 रुपए पर मंथ देने लग गई। कुछ टाइम बाद मदर की डेथ हो गई। ठीक है, जब मदर की डेथ हो गई तो डॉटर ने 1,000 रुपए मामा जी को देना बंद कर दिया। मामा जी ने कहा कि मेरी बहन ने तुमको प्रॉपर्टी दी थी इसी शर्त पे कि तुम हमको 1,000 रुपए दोगे और तुमने हमको 1,000 रुपए देना बंद कर दिया, इसलिए अब हम तुम्हारे खिलाफ केस करेंगे। ठीक है, केस फाइल करेंगे। बिटिया ने कहा, डॉटर ने कहा कि भाई हमारी मदर ने हमको कुछ दिया था इसलिए हमने उनसे वादा किया था, मदर ने हमको कंसिडरेशन दिया था, दैट इज वाई हमने उनसे प्रॉमिस किया था। यू हैव नॉट गिवन मी एनीथिंग, आपकी तरफ से तो कंसिडरेशन मूव ही नहीं हुआ, और जब आपकी तरफ से कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ तो आई दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट बाइंडिंग ऑन मी, यानी अब आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते क्योंकि आपने हमको कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया। मामा जी कहेंगे भले ही, और डॉटर ने कहा यू आर स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन, आप स्ट्रेंजर हो, आपने तो हमको कोई कंसिडरेशन दी नहीं। मामा जी ने कहा कि हमने तुमको कंसिडरेशन नहीं दी तो क्या हुआ, मेरी बहन ने तो तुमको कंसिडरेशन दी थी। एंड लॉ ये कहता है इंडिया के अंदर कंसिडरेशन कैन मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब स्ट्रेंज, अगर हम इंडियन लॉ की बात करें, इस केस में अगर इंडियन लॉ लगाएं तो बताओ इंडियन लॉ के हिसाब से मामा जी केस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। इंडियन लॉ के हिसाब से मामा जी इज अ स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन बट स्टिल ही कैन फाइल अ सूट। अगर यही केस इंग्लिश लॉ के हिसाब से देखा जाता तो बताइए मामा जी केस कर सकते हैं कि नहीं? मामा जी केस नहीं कर सकते हैं क्योंकि इंग्लिश लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन केस नहीं कर सकता। तो हमने आपको ये पूरा केस समझा दिया, यहां लिखा हुआ है ये केस, पढ़ लेना आराम से, पढ़ लोगे पक्का? वैसे जो हमने बताया ना उससे ज्यादा याद रहेगा। और इसी का ही एक एक्सटेंशन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी का मतलब होता है जब दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये उनका प्राइवेट मामला है, ये उनका इंटरनल मैटर है, कोई तीसरा पर्सन बीच में इंटरफेयर नहीं कर सकता। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अगर ए ब्रीच करते हैं तो इनके खिलाफ केस बी करेंगे, और अगर बी ब्रीच करते हैं तो इनके खिलाफ केस ए करेंगे। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच का आपसी मामला है, प्रिविटी है, प्राइवेसी है। कोई तीसरा पर्सन केस फाइल नहीं कर सकता। इसका मतलब स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता। आपको याद है हमने आपको एक केस बताया था कि आपने मेरे खिलाफ डिफमेशन किया, हमने आपसे कहा आपने हमको बहुत बुरा भला कहा और अब आपने मेरा बहुत डिफमेशन किया और अब आपके खिलाफ केस करेंगे सी। अब ये सी कहां से बीच में आ गया? अगर आपने हमारे खिलाफ कुछ गलत किया है तो हम आपके खिलाफ केस करेंगे। यानी कि स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट स्यू नहीं कर सकता, चाहे इंडियन लॉ हो चाहे इंग्लिश लॉ हो। तो हम पूरी बात को नटशेल में लिखे, देखो हाँ मैम एक बार लिख दीजिए तो क्लियर हो जाएगा। देखो इंग्लिश लॉ, रुकिए, इंग्लिश लॉ के हिसाब से, इंडियन लॉ के हिसाब से, ठीक है, स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन, इंग्लिश लॉ के हिसाब से स्ट्रेंजर टू द कंसिडरेशन कैन नॉट स्यू, इंडियन लॉ के हिसाब से कैन स्यू। हाँ मैम ये अच्छा बना दिया आपने, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू, कैन नॉट स्यू, खत्म बात। ठीक है फाइन, पूरा हमने नटशेल में लिख दिया। अपनी स्क्रीन पॉज करके बना लीजिएगा, अब हम वेट क्या करें आपका। ठीक है, इसको कहा जाता है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। देखिए अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट स्यू बोथ अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ फॉर वांट ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चाहे इंडियन लॉ हो चाहे इंग्लिश लॉ हो, स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट केस नहीं कर सकता। और ये इसका एग्जाम्पल है डनलप न्यूमैटिक्स। रीड, इंपॉर्टेंट रीड, मैंने आपको बताया ना ऐसे ही केसेस आ जाते हैं एग्जाम में,
पढ़ना ना समझ में आए पूछिएगा, हम अच्छे से समझा देंगे आपको, ठीक है। लेकिन एक बार खुद ट्राई जरूर करना, आधे से ज्यादा तो याद ही आ जाएगा वैसे आपको। चलो, अब ये कह रहे हैं एक्सेप्शंस हैं कुछ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के। देखिए, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि अगर दो लोगों के बीच में केस हुआ है तो ये उनका प्राइवेट मैटर है और कोई आउटसाइडर इंटरफेयर नहीं कर सकता। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक थर्ड पार्टी केस कर सकती है, इवन व्हेन दैट थर्ड पार्टी वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैम ऐसा कब हो सकता है? सबसे पहले देखो, बेनिफिशियरी, जैसे एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है। ट्रस्ट मतलब समझ गए, एक ट्रस्ट बना हुआ है जिसमें एक ऑथर ऑफ द ट्रस्ट है जिसने ट्रस्ट बनाया है, फिर एक ट्रस्टी है, ठीक है, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है, और ट्रस्टी को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है किसके बेनिफिट में? बेनिफिशियरी के बेनिफिट में। तो जैसे मान लीजिए मिस्टर ए थे ऑथर, ठीक है, मिस्टर ए थे ऑथर और मिस्टर बी थे ट्रस्टी। ऑथर ने कहा कि हम तुमको कुछ पैसा दे रहे हैं ट्रस्ट में रखना और वो सी के लिए यूज करना जो कि बेनिफिशियरी है। लेकिन मिस्टर बी जो धोखेबाज निकले, मिस्टर बी ने वो पैसा अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर लिया। अगर आप ध्यान दो तो ट्रस्ट का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है इन दोनों के बीच में। लेकिन एक बात बताएं, अगर ट्रस्टी ने ये पैसा अपने पर्सनल फायदे के लिए यूज कर लिया तो आपको पता है ये बेनिफिशियरी केस कर सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली वो पैसा तो बेनिफिशियरी के लिए यूज होना था। अब इस पूरी सिचुएशन में अगर आप देखो तो बेनिफिशियरी इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल द बेनिफिशियरी कैन sue एंड दिस मार्क्स एन एक्सेप्शन टू द रूल ऑफ प्रिविटी टू द कॉन्ट्रैक्ट। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्रिविटी के एक्सेप्शंस। तो पहला है बेनिफिशियरी, ठीक है। सेकंड है असाइनी अंडर एन असाइनमेंट मेड बाय द पार्टी। असाइनमेंट समझ गए, जैसे मान लीजिए मेरे बहुत सारे डेटर्स हैं और हमने अपने डेटर असाइन कर दिए मिस्टर बी को, ठीक है। अब मेरा और मेरे डेटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, राइट, मेरा और मेरे डेटर का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि भाई हम तुमको लोन दे रहे हैं, तुम ड्यू डेट पे वो लोन हमको वापस कर देना। फिर हमने अपने डेटर असाइन कर दिए मिस्टर राम को, यानी अब मेरे डेटर से पैसा रिकवर करने का अधिकार किसका हो गया? मिस्टर राम का। अगर ड्यू डेट पे डेटर पैसा नहीं देगा तो बताओ डेटर से पैसा रिकवर करने के लिए उनके खिलाफ कौन केस करेगा? मिस्टर राम, जबकि मिस्टर राम वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। तो असाइनमेंट में भी जब मिस्टर राम वाज नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल ही कैन फाइल अ सूट। ही इज अ स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल ही कैन फाइल अ सूट। इसका मतलब ये भी एक्सेप्शन है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, ठीक है, फाइन। इन केसेस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट बिटवीन मेल मेंबर्स ऑफ हिंदू फैमिली, अब देखो नॉर्मली जो बंटवारा होता है ना फैमिली अरेंजमेंट्स में वो मेल मेंबर्स के बीच में हो जाता है, लेकिन आपको पता है जो फीमेल मेंबर्स होती हैं उनके पास ये अधिकार होता है कि वो अपने मैरिज वगैरह के एक्सपेंसेस क्लेम कर सकती हैं। फीमेल मेंबर कह रही है कि भाई भाइयों ने सारा बंटवारा कर लिया, आपस में ले लिया, हमारी शादी के बारे में कोई नहीं सोच रहा है, कौन कौन खर्चा करेगा। तो देखो लिखा हुआ है, कह रहे हैं इन केसेस ऑफ फैमिली अरेंजमेंट और सेटलमेंट between male members of a Hindu family which provide for maintenance or expenses of marriage of female member, the latter कौन हो गई? female member, though not party to the contract, possess an actual beneficial right which place them in a position of beneficiary under the contract and can sue। तो अगर मेल मेंबर्स के बीच में बंटवारा हुआ है तो फीमेल मेंबर्स केस कर सकती हैं, ठीक है, फाइन। बस यही 3-4 हैं, 3 ये पढ़ लिए आपने। इसी तरह फोर्थ है एक्नॉलेजमेंट ऑफ लाइबिलिटी, कह रहे हैं वेयर ए रिसीव्स मनी फ्रॉम बी फॉर पेइंग टू सी। ए ने पैसा रिसीव किया है बी से और कहा है कि हम सी को दे देंगे, एंड एडमिट्स टू सी द रिसिट ऑफ दैट अमाउंट, देन ए कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ सी। जैसे आपको याद है हमने आपको बताया था कि आपने पिज्जा मंगवाया था, पता नहीं आपको बताया था कि नहीं। जैसे मान लीजिए आपने पिज्जा मंगवाया और पिज्जा वाला जब आपके घर में पिज्जा देने गया तो उसने देखा आप वहां थे नहीं, तो आपने फोन करके बोला कि अरे बगल में चाचा जी रहते उनको पिज्जा पकड़ा दीजिए। चाचा जी ने पिज्जा रिसीव कर लिया और आपको बता भी दिया कि तुम्हारा पिज्जा हमारे पास रखा हुआ है, ठीक है। अब चाचा जी को भूख लगी और चाचा जी वो पिज्जा खा गए, फाइन। यहां पर देखा जाए तो कॉन्ट्रैक्ट तो इनिशियली आपका और पिज्जा वाले का हुआ था, ठीक है, लेकिन यहां पर स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन बन गया? चाचा जी बन गए। इसी तरह इसी पे अगर आप समझिए ए ने रिसीव किया है पैसा बी से सी को देने के लिए, ठीक है, एंड एडमिट्स टू सी द रिसिट ऑफ दैट अमाउंट, और वो सी को एडमिट कर रहे हैं कि हाँ भैया तुम्हारा पैसा मेरे पास रखा है, देन ए कॉन्स्टिट्यूट हिमसेल्फ एज द एजेंट ऑफ सी।
अब सी से पैसा रिकवर करने के लिए ए केस कर सकते हैं, जबकि सी वॉज इनिशियली नॉट अ पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। फाइन, ठीक है। तो ये देखिए बेसिकली क्या थे, एक्सेप्शंस थे प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए बता रहे हैं काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन, कह रहे हैं कंसिडरेशन कैसी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी, फ्यूचर, एग्जीक्यूटेड या पास्ट। कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी हो सकती है या फ्यूचर, which means that it makes the form of promise to be performed in the future। यानी अगर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग फ्यूचर में प्रॉमिस परफॉर्म करेंगे, वो एग्जीक्यूटरी होगा। अगर एक ऐसी कंसिडरेशन है जो दोनों ने परफॉर्म कर दी है, हमने अपना काम कर दिया, आपने अपना काम कर दिया, इसका मतलब वो कंसिडरेशन कैसी है, एग्जीक्यूटेड। और पास्ट का मतलब क्या हुआ, पहले कोई काम किया था उसके बदले में आज कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, दैट इज अ पास्ट कंसिडरेशन। मार्क कर लीजिए, इंग्लिश लॉ के हिसाब से एग्जीक्यूटरी मतलब फ्यूचर कंसिडरेशन हो सकती है, प्रेजेंट कंसिडरेशन हो सकती है, पास्ट नहीं हो सकती। लेकिन इंडियन लॉ के हिसाब से कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकती है, प्रेजेंट भी हो सकती है, फ्यूचर भी हो सकती है। क्लियर? चलो अब ये रूल्स हैं कंसिडरेशन के, ये देख लीजिएगा। हाँ, ये मार्क करिए जरा, व्हेन कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी। नॉर्मली तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि हर कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन का होना जरूरी है, लेकिन कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें कंसिडरेशन ना हो तब भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं। जनरल रूल इज दैट एन अग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, बट सेक्शन 25 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लेज डाउन certain exceptions which makes a promise without consideration valid। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं है तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। पहला है, इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन राइटिंग एंड रजिस्टर्ड एंड इज मेड आउट ऑफ नेचुरल लव एंड अफेक्शन बिटवीन द पार्टीज। कह रहे हैं पार्टीज के बीच में नेचुरल लव एंड अफेक्शन था, जैसे हस्बैंड वाइफ है, फादर एंड सन है, ठीक है। तो इनके बीच में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, रजिस्टर्ड हो गया है, इन राइटिंग है, भले ही नेचुरल, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड ने खुश होकर अपनी वाइफ से कहा कि हम अपनी पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे कर रहे हैं, ठीक है, हमें बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम पूरी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर रहे हैं, हमने पेपर्स में साइन कर दिया है, रिटन कर दिया है। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, भले ही वाइफ की तरफ से कोई कंसिडरेशन नहीं मिली है। ओके, इफ इट इज मेड, सेकेंड, ये फर्स्ट था। सेकेंड, इफ इट इज मेड टू कॉम्पनसेट अ पर्सन हु हैज ऑलरेडी डन समथिंग, पहले आपने हमारे लिए कुछ किया था, ठीक है, बदले में आज हम आपको कुछ दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले आपने हमारे लिए कुछ किया था, बदले में आज हम आपको 1000 रुपीज दे रहे हैं। तो आज जब हम आपको 1000 रुपए दे रहे हैं, आज आपने मेरे लिए कुछ नहीं किया लेकिन पास्ट में किया था, तो पास्ट को भी कंसिडरेशन माना जाएगा। तो भले ही आज के कॉन्ट्रैक्ट में कंसिडरेशन नहीं है तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंसिडरेशन कंसिडर नहीं कर रहे हैं। कौन सी कंसिडरेशन कंसिडर कर रहे हैं? पास्ट। Third, if it is a promise in writing and signed by the person to be charged therewith or by his agent to pay a debt barred by the law of limitation। debt barred by law of limitation का मतलब समझिए, मान लीजिए हमें 1 लाख रुपए आपको देना था और अगर हम आपको 1 लाख रुपए नहीं देंगे तो आप मेरे खिलाफ केस कर सकते हो, और केस करने का समय था आपके पास 5 साल का। 5 साल तक अगर आपने केस नहीं किया, देन द डेट विल बिकम बार्ड बाय लिमिटेशन, यानी अब आपका टाइम लिमिट खत्म हो गया है, अब आप मेरे खिलाफ केस नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उसके बाद आपने एक अग्रीमेंट किया और उस अग्रीमेंट में लिखा आई प्रॉमिस टू पे यू द सम ऑफ मनी, द डेट पेबल। तो देखा जाए तो बार्ड बाय लिमिटेशन हो गया था, वो केस खत्म हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर से आपने एक रिटन अग्रीमेंट में साइन करके लिख दिया आई प्रॉमिस टू पे यू दैट डेट अमाउंट। अब ये फिर से इनफोर्सिबल है, भले ही आज हम मेरी तरफ से आपको कोई कंसिडरेशन मूव नहीं हुआ। इसी तरह फोर्थ वाला देखिए, कह रहे एजेंसी के लिए, एजेंट बनने के लिए कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर गिफ्ट का केस है तो ऑब्वियसली कंसिडरेशन नहीं होगी, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा 5 पॉइंट्स। ये सारे वो सिचुएशंस हैं जब कंसिडरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा, ठीक है। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप एक बार पूछ लेना, हालांकि ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये रीड कर लेना, ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा कि वो ऊपर वाले पॉइंट्स क्या हैं, ठीक है, ओके। इसके बाद देखो एक टॉपिक आता है फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन आज हम लेक्चर को यहीं पे ही स्टॉप करेंगे। फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग बात करेंगे
क्योर्सियन की, अनड्यू इन्फ्लुएंस की, ठीक है, सब याद आया, पढ़ा है आपने, मिस्टेक है, ओके, ये सब चीजें हम लोग कवर करेंगे, बट ये सब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में जहां तक हमने करा है, आई वांट कि आप यहां तक पूरा पढ़ लीजिएगा। ध्यान ज्यादा देना वो छोटे छोटे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है, और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर। तो ये सिर्फ इसलिए हम करा रहे हैं कि एक बार आपका पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट रिवाइज हो जाए, ठीक है, और फ्लॉज इन कॉन्ट्रैक्ट के साथ हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय।